Hello friends, welcome back to Easy Study with Divya and this is the 11th part of our business studies revision schedule जिसमें ये हमारे चैप्टर 2 के थ्योरी पार्ट का एंड वीडियो होगा, लास्ट वीडियो है। इसमें हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर के डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए, सबसे पहला टेक्निक इन्होंने दिया फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इस टेक्निक का क्या मतलब, पहले देखिए फोरमैन का क्या मतलब होता है। फोरमैन मैंने जब फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जब बताए थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो आपके फोरमैन और सुपरवाइजर्स होते हैं। तो फोरमैन, तो यहाँ पे जो टेलर बात कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, वो लोअर लेवल की बात कर रहे हैं। तो दिस प्रिंसिपल और दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क हमने फ्योल के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था, तो इसका मतलब तो सेम है, यानी काम को डिवाइड कर दो, लेकिन फ्योल मिडिल लेवल और टॉप लेवल पे इस डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहे थे और जो टेलर बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, वो बात कर रहे हैं लोअर लेवल पे। तो टेलर ने बोला कि लोअर लेवल पे आप वर्क को डिवाइड कर दीजिए, फोरमैन के लिए वर्क को डिवाइड कर दीजिए और हर एक फोरमैन को वो काम दीजिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, सो ही एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस, यानी कि उन्होंने बोला कि प्लानिंग फंक्शन को अलग कर दीजिए और जो एग्जीक्यूशन फंक्शन है वो अलग होना चाहिए। अब आप लोगों को पता है जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो प्लान करती है, लेकिन वो पूरे एक साल के लिए प्लान करती है, वो ये तो नहीं ना कि वो एक दिन के लिए। और जो मिडिल मैनेजमेंट है वो एक महीने का प्लान बनाती है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं जो एक डायरेक्ट लिंक में होते हैं वर्कर के साथ, वो डेली बेसिस का प्लान क्रिएट करते हैं। तो टेलर ने यही बोला कि जब आप डेली बेसिस का प्लान क्रिएट करते हो और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करते हो तो उसके बीच एक डिफरेंस क्रिएट कर दो। प्लानिंग सेक्शन अलग कर दीजिए और एग्जीक्यूशन सेक्शन अलग कर दीजिए, और जो लोग प्लान करने में, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने में स्पेशलाइज्ड है उनको उस प्लानिंग सेक्शन में रखिए, और जो काम करवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में स्पेशलाइज्ड है उसको एग्जीक्यूशन वाले डिपार्टमेंट में रखिए। दिस टेक्निक हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। अब इससे क्या होगा, सुपरविजन यानी चेकिंग क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। वर्कर्स टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन। अब टेलर ने क्या बोला कि आप 8 फोरमैन का ग्रुप बना दीजिए और वर्कर्स जो हैं वो उन 8 फोरमैन से अपने ऑर्डर्स को लेंगे। तो कैसे डिवीजन हुई देखिए, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर आपके 2 आ गए, प्लानिंग इंचार्ज को अलग कर दिया गया है, यानी प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, और प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। अब प्लानिंग के अंदर भी 4 तरह के आपके फोरमैन आ गए और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 तरह के फोरमैन आ गए। पहला जो फोरमैन है प्लानिंग के अंदर वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब ये क्या करेगा, ये असाइन वर्क, ही विल प्रोवाइड द वर्क, मतलब ये बताएगा कि कौन सा काम हमें करना है। उसके बाद सेकंड जो है वो है रूट क्लर्क, ये बताएगा कि किस तरीके से करना है, रूट ऑफ द वर्क, यानी कि पहला वाला क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, डेली बेसिस वाला ऑब्जेक्टिव। दूसरा वाला क्या करेगा, वो प्लान क्रिएट करेगा कि किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। तीसरा वाला जो है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो ये डिसाइड करेगा कि कितने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए और कितना इस पे कॉस्ट खर्च हमें करना है। मतलब वो जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देगा और स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम आप यूज़ कर सकते हो। और जो लास्ट है प्लानिंग इंचार्ज के अंदर वो है डिसिप्लिनेरियन, ये क्या चेक करेगा कि जो इन्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन्ड है या नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपके कौन कौन से फोरमैन आएंगे, इसके अंदर जो 4 फोरमैन आएंगे, पहला है स्पीड बॉस, ये क्या चेक करेगा कि स्पीड जो है, काम की जो स्पीड है वो मेंटेन है या नहीं, तो वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। गैंग बॉस विल मेक श्योर कि जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। रिपेयर बॉस, ये वाला फोरमैन क्या करेगा कि जो भी इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, किसी भी काम में यूज़ हो रहे हैं, वो सही है या नहीं, अगर नहीं है तो उनको रिपेयर करने का काम रिपेयर बॉस करेगा। और लास्ट है इंस्पेक्टर, ही विल चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कि जो काम हो रहा है या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस तरीके से टेलर ने डिवाइड कर दिया जो फोरमैन थे, यानी जो लोअर लेवल मैनेजर्स थे, उनको 2 हिस्सों में, एक था प्लानिंग वाला हिस्सा, एक था प्रोडक्शन वाला हिस्सा, और उस दोनों हिस्सों में 4-4 आपके फोरमैन थे, और जितने भी वर्कर्स काम करेंगे वो इन 8 फोरमैन से अपने ऑर्डर्स लेंगे। ये मतलब है इस वाले टेक्निक का। नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। ये वाला टेक्निक है आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस में हो रही है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। अब वो स्टैंडर्ड हर एक एस्पेक्ट में हो सकता है, आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना या स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब, कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया, एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर दिया। अब इससे ना नीचे क्वालिटी जानी चाहिए ना इससे ऊपर जानी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारे जो हमारे ऑनलाइन
ऐप होते हैं और फूड डिलीवरी, तो वो हमें बताते हैं कि हम अपने 30 मिनट्स में डिलीवरी कर देंगे। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया है कि हम 30 मिनट्स में कर देंगे तो कर ही देंगे, ना उससे पहले ना उससे बाद में। उससे पहले कर सकते हैं लेकिन उससे बाद तो नहीं ही करेंगे। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने अगर फूड के डिपार्टमेंट में डील कर रही है, फूड प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो वो क्या करती है, अपने फूड की क्वालिटी सेट कर देती है, उसके रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी सेट कर देती है। अब जैसे कि आप डोमिनोज का पिज्ज़ा कहीं पे भी मंगाओ, कहीं पे भी, तो उसका जो भी पिज्ज़ा आप मंगाओगे, लाइक आप चीज़ कॉर्न पिज्ज़ा मंगाओगे, तो उसकी क्वालिटी या उसका टेस्ट आपको हर जगह पे सेम ही लगेगा, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, उसमें जो प्रोसेस लगा है, उस सब का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है डोमिनोज टीम के थ्रू, और वो सब उस स्टैंडर्ड को मानते हैं। तो यही मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए और लोग उस स्टैंडर्ड से नीचे कर ही नहीं सकते काम। ठीक है, तो ये हेल्प करता है एक क्वालिटी मेंटेन करने में। इससे क्या होगा, एक अच्छा स्टैंडर्ड अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका एक रेपुटेशन बनेगा एनवायरनमेंट में, है ना, और रेपुटेशन बनेगा तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक फायदा होता है, एक एडवांटेज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे तो हमेशा। सेकेंड जो है सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन मतलब टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले क्लोथ्स में डील कर रहा है, देन वो फूड प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो वो अच्छा खासा चल रहा है। अब उसने क्या किया, वो स्टडी मटेरियल्स में भी डील करने लगा, लेकिन स्टडी मटेरियल्स में ना उसके ज़्यादा ऑफर्स नहीं आते, उसके ज़्यादा डील्स नहीं आते, अच्छी खासी नहीं चल रही, तो वो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। स्टडी मटेरियल वाला जो उसने डाइवर्सिटी की है, यानी प्रोडक्ट्स, यानी अलग अलग चीज़ों में जो वो काम कर रहा है, तो जिस काम से उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि परेशानी तो उसको उतनी ही हो रही है ना, काम तो वहाँ भी वो उतना ही कर रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, एफर्ट्स भी लगा रहा है, अपने रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है, लेकिन फ़ायदा उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट की, दैट शुड बी एलिमिनेटेड, सो दैट आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, बल्कि उसको वहाँ पे यूटिलाइज कर लो जहाँ से आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। एंड एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटी एंड साइजेस, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमारी बहुत नामी कंपनी है लेस की, अब लेस के काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं आपके पास, ब्लू वाले लेस, रेड वाले लेस, तो किसी एक पर्टिकुलर फ्लेवर की डिमांड है ज़्यादा, किसी एक की डिमांड नहीं है। तो जिसकी डिमांड नहीं है, जिस वैरायटी की या जिस साइज़ वाले पैकेट की, साइज़ में भी कई दफ़ा डील करती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे कंपनी के जिसके साइज़ अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमारे ऑयल कंपनीज हो गई, तो उनके अलग अलग बॉटल्स की साइज़ अलग अलग होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर साइज़ की डिमांड ज़्यादा है और किसी एक पर्टिकुलर साइज़ की डिमांड कम है, तो जिसकी डिमांड कम है, जहाँ से लॉस मिल रहा है, उस पर्टिकुलर साइज को उन्हें हटा देना चाहिए, या जिस फ्लेवर की डिमांड कम है उस फ्लेवर को हटा देना चाहिए। मतलब जिस भी चीज़ में आप अलग अलग चीज़ें, डाइवर्सिफाई तो हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है ना, क्योंकि वो ट्राई करना चाहती है कि मे बी इसमें मुझे फ़ायदा मिल जाए या इसमें फ़ायदा मिल जाए। तो आप डाइवर्सिफाई कीजिए, आप देखिए कि आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करके उस चीज़ को हटा दीजिए, उस चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिए। ये मतलब है सिंप्लीफिकेशन का। तो आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मैथड स्टडी। नेक्स्ट जो टेक्निक FW टेलर ने दी हमें, वो है मैथड स्टडी। इसका मतलब क्या, अब FW टेलर ने हमें बताया था साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें जो पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसमें उन्होंने यही बताया कि हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उस मेथड को आपको ढूंढना है और उसी मेथड को आपको अप्लाई करना है। तो उस प्रिंसिपल में उन्होंने बोला कि उस बेस्ट मेथड को आपको अप्लाई करना है, लेकिन उस बेस्ट मेथड को ढूंढना कैसे है वो आपको उन्होंने इस टेक्निक के थ्रू बताया। तो मेथड स्टडी का मतलब ही होता है कि फाइंडिंग आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ डूइंग द वर्क, मतलब काम को करने का जो एक बेस्ट मेथड होगा, जो एक बेस्ट तरीका होगा, उस बेस्ट तरीके को फाइंड आउट करना मेथड स्टडी का काम होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मिनिमाइज कॉस्ट। अगर हम बेस्ट मेथड को ढूंढ लेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, और हम अपनी क्वालिटी को भी इंक्रीज कर देंगे, और अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था आपके लिए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है कि FW टेलर ने एम्फसाइज किया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्टिकुलर काम को लेकर जितने भी मोशन हो रहे हैं, यानी जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे छोटे से छोटे काम के लिए जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, बड़े से बड़े काम के लिए जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन सारे मूवमेंट्स को पहले तो ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। उसके बाद जो मूवमेंट आपको अनप्रोडक्टिव लगते हैं, यानी बेकार फालतू का हो रहा है, तो उस अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। बेकार फालतू के एफर्ट्स अगर होंगे तो बंदा
थक भी जाएगा और काम भी ढंग से नहीं होगा। तो ये चीज़ एलिमिनेट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर किसी कंपनी में 3-4 फ्लोर्स हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका कैबिन 3rd फ्लोर पे है, तो अब जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ पूछना है अपने मैनेजर से तो वो ऊपर स्टेयर्स जाके एंड 3rd फ्लोर पे जाएंगे तब पूछेंगे। अगर मैनेजर को कुछ बात करनी है तो वो नीचे आएगा 1st फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे, तब उनसे बात करेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसका कैबिन भी ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए ताकि अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो इस मोशन स्टडी के थ्रू टेलर ने हमें यही बताया कि जो अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा वो मूवमेंट्स आपको एलिमिनेट कर देने चाहिए, जिससे कि टाइम भी बचे और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। नेक्स्ट जो उन्होंने टेक्निक दी वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में उन्होंने बोला टेलर ने कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि आप एक पर्टिकुलर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दीजिए और वो स्टैंडर्ड टाइम आप एक एवरेज वर्कर को बेस पे रखते हुए फिक्स कीजिए। यानी कि एक एवरेज वर्कर जिस टाइम में एक काम को कर सकता है वही टाइम आप फिक्स कीजिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे एग्ज़ाम्स 3 घंटे का होते हैं, तो वो 3 घंटे का टाइम किसके बेसिस पे फिक्स किया गया होगा? एक एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे। यानी एक एवरेज स्टूडेंट पूरा एक क्वेश्चन पेपर में जितने 30 और 35 जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कितने घंटे में कंप्लीट कर सकता है, वो 3 घंटे में कर सकता है, तो उसके बेसिस पे वो 3 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया। अब जो मोर देन एवरेज बच्चा है यानी जो इंटेलिजेंट है वो हो सकता है कि आपके 2.5 घंटे में पेपर करके बैठ जाए और जो लेस देन एवरेज है उसको शायद 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगे। तो उन्होंने जो एवरेज बच्चा है उसके अकॉर्डिंग 3 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया। तो उसी तरीके से FW टेलर ने बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जो काम हो रहे हैं या जो जॉब परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सबका एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दीजिए और उसी टाइम के भीतर वो काम हो जाना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। ये फाइंड करना कि कितने वर्कर्स, अगर आप एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दोगे तो आपके लिए ये फाइंड करना ईजी हो जाएगा कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए कितने वर्कर्स हमें चाहिए। उसके बाद फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम। अब उन वर्कर्स को कितने इंसेंटिव आपको देने हैं, किस किस तरह के इंसेंटिव देने हैं, ये भी फ्रेम करने में आपको हेल्प करता है। एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी ये भी डिटरमाइन करने में आपकी टाइम स्टडी हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हमारा टेक्निक है वो है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकान, मतलब थकावट। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन काम करेगा तो वो थकेगा, चाहे वो फिजिकली थके या मेंटली थके। अगर वो मेंटल कोई वर्क कर रहा है तो वो मेंटली भी काम थकेगा, टायर्ड होगा, और फिजिकल काम कर रहा है तो फिजिकली टायर्ड होगा। तो रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, बॉडी को रेस्ट देना, माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी माइंड को रेस्ट और बॉडी को रेस्ट देने के लिए रेस्ट इंटरवल तैयार करती है। तो FW टेलर ने एम्फसाइज किया कि आपको रेस्ट भी देना है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेस्ट कितने टाइम का देना है और कितनी बार देना है काम करते वक्त। क्योंकि देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम का रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड का रेस्ट दे दोगे तो हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी और फिर वो काम करने का फिर उसका मन नहीं करेगा। तो आपको कम ही देना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं दे देना कि आप अच्छे से रिलैक्स ही ना कर पाओ। तो एक अच्छा एनालाइज करके एक बेसिक मीडियोकर यानी एवरेज टाइम बनाना पड़ता है कि इतने टाइम का ही आपको रेस्ट मिलेगा, जिससे कि ना तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स ही हो जाए, ना ही वो बहुत ज़्यादा टायर्ड ही फील करे। जैसे कि हमारे स्कूल में भी लंच ब्रेक होते हैं, तो वो कितने टाइम का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, जिसमें हम अपना लंच भी अच्छे से कर लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होते कि नेक्स्ट पीरियड अगर हमारा होगा तो हम उसमें पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, ठीक है। और इतना छोटा भी नहीं होता कि हम कुछ खा ही ना पाएँ और नेक्स्ट पीरियड में हम भूखे रहे या फिर हमारा पढ़ने का मन ना हो या चिड़चिड़ापन आ जाए। तो वो एक स्टडी करने के बाद पता चलता है कि आपको कितना अमाउंट का देना है टाइम, रेस्ट टाइम, और कितनी फ्रीक्वेंसी यानी एक दिन में कितनी बार उस रेस्ट को देना है। सो द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इस रेस्ट देने की वजह से जो पर्सन है वो अपने स्टेमिना को रीगेन कर लेता है और नए मोटिवेशन के साथ, नए स्टेमिना के साथ और एनर्जी के साथ वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सो फटीग स्टडी हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स देने हैं और कितने टाइम का देना है वो आपको डिटरमाइन करने में फटीग स्टडी हेल्प करता है। अब जो लास्ट हमारे पास टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट पीस के लिए डिफरेंट वेज मिलेंगे आपको। तो इसमें
क्या बोला टेलर ने कि आप डिफरेंट वेजेस के लिए डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट वेजेस रखिए। मतलब जो पर्सन जितना काम कर रहा है उसको आप उतनी ही ज़्यादा सैलरी दो, उतनी ही ज़्यादा वेजेस दो, और जो जितना कम कर रहा है उसको उतना कम दो। सो दिस हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वंस। अब देखो आप जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि वेज रेट 1 दिस इज फॉर 15 रुपीज़ पर आउटपुट इक्वल टू 200 और मोर यूनिट्स। यानी कि जो पर्सन 200 आउटपुट बनाएगा, 200 यूनिट के आउटपुट बनाएगा या उससे भी ज़्यादा बनाएगा, तो उसके हर यूनिट के लिए, हर आउटपुट के लिए उसको 15 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरा वेज रेट ये है कि अगर वो 200 यूनिट से कम आउटपुट क्रिएट करेगा तो उसके हर एक यूनिट पे उसको 10 रुपये ही मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंट वेज रेट हैं वो हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। और एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि आप जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड दीजिए, मतलब ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो एक तरह से उनको ये रिवॉर्ड ही मिल रहा है। और जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि हाँ आप भी इनकी तरह ज़्यादा काम कीजिए और आप भी इनकी तरह ज़्यादा सैलरी लीजिए। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला इस वाले टेक्निक में। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो, मेरा ये भी जो टेक्निक मैंने ये वाली वीडियो डाली है आपकी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पे, ये भी क्लियर हुई हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरे नोट्स का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिए अगर कोई है तो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।